सरिता, तुम्हारे हाथ के खाने की तो जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। अरे बैगन जैसी बकवास सब्जी को भी तुम कितनी टेस्टी बना देती हो। क्यों मम्मी जी, मैंने सही कहा है ना? रवीना ने अपनी देवरानी की तारीफ करते हुए अपनी सास की तारीफ तरफ देखते हुए कहा। तो बिमला जी भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रही हो बड़ी बहू। हमारी सरिता तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। ये तो जो भी बनाती है लाजवाब बनाती है। सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सरिता फूली नहीं समा रही थी। तभी रवीना मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोली, सरिता, तुम्हारे हाथ का जादू तो मेरे ऑफिस में भी चल गया है। मेरी एक सहेली है, वो तुम्हारे खाने की बहुत अच्छी तारीफ कर रही थी। अगर तुम कहो तो क्या उसे खाने पर बुला लूँ? ये सुनते ही सरिता बोली, दीदी ये भी कोई पूछने की बात है? आप कल ही अपनी सहेली को खाने पर बुला लीजिए और उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है, आप क्या बनवाना चाहती है, वो भी मुझे बता दीजिए। सुबह मैं सारी सब्जी ले आऊँगी। अरे सरिता, अब मैं क्या कहूँ? तुम्हें जो सही लगे वो बना लेना। तुम तो हर चीज़ परफेक्ट बनाती हो। कहकर रवीना अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन सरिता के पति पवन को अपनी भाभी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने रात में सोते समय अपनी पत्नी सरिता से कहा, सरिता, क्या ज़रूरत थी तुम्हें भाभी की सहेली को न्योता देने की? मना नहीं कर सकती थी क्या? सहेली भाभी की और उसकी मेहमान नवानी तुम करोगी? भाभी तो कुछ भी कहने से रही। वैसे भी तुम सारा दिन क्या कम मेहनत करती हो जो अपना और काम बढ़ा रही हो, और फिर तुम मुझसे शिकायत करती हो कि आज मेरी कमर दर्द है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। पति को गुस्सा होते देख सरिता ने कहा, आप भी ना फालतू में गुस्सा कर रहे हो। भाभी इतना प्यार से बोल रही है तो मना कैसे करती? हाँ, तुम नहीं समझोगी सरिता, भाभी बहुत चालाक है। तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर वो अपना काम निकलवा लेती है। काम निकलवाना तो कोई रवीना भाभी से सीखे। पिछले 4 वर्षों से ऐसे ही तरीका तारीफ कर करके वो माँ से काम करवाती रही और अब तुम आ गई हो उसकी बात चाकरी करने के लिए। पवन ने चिढ़कर कहा। तो सरिता बोली, अपने परिवार के लिए काम करने से कोई नौकर नहीं बंद होता। इंसान काम किस लिए करता है? खाने के लिए ना। जब उसे अच्छा खाने को भी नहीं मिलेगा तो काम करने की शक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगी। हाँ, बस यही तो तकलीफ है सरिता, तो तुम सब कुछ अपने आप करती हो। कभी कभी भाभी को भी सहायता के लिए बोल दिया करो। उन्हें इतना सर पर मत चढ़ाओ, जितना वो दिखती है उतनी भली नहीं है ये। सुनते ही सरिता हंसते हुए बोली, लगता है हम देवरानी जेठानी के प्यार से किसी को जलन हो रही है। हाँ, मेरा दिल जल रहा है। तुम नहीं जानती, ये रवीना भाभी भी थी जिन्होंने हमारी शादी के नाम पर हंगामा न खड़ा कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि इन्हें गांव की गंवार देवरानी नहीं चाहिए। और अब देखो कैसे तुम्हें मस्का लगाकर सारे काम करवाती है। अरे मेरे पति देव जी, अब छोड़िए भी ना। क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? उस समय की बात कुछ और थी। तब तक भाभी मुझसे मिली नहीं थी ना, इसलिए मिलने के बाद ही हम किसी व्यक्ति को अच्छे से समझ पाते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच इतना प्यार है, और जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो फिर आपको क्या तकलीफ है? सरिता ने पवन को शांत करते हुए कहा। तो पवन बोला, तकलीफ है सरिता, जब घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। तुम अकेली क्यों करती हो? उनके हिस्से का काम जब देखो उनके आगे पीछे घूमती रहती हो। देखो जी, आपने नहीं सुना क्या कि एकता में ही बल है? आप ये भी तो देखो कि भाभी नौकरी करती है, उनके पास इतना समय कहाँ होता है कि वो घर संभाले। अरे नौकरी करती है तो कौन सा तुम्हें पैसे लाकर देती है जो तुम उनकी इतनी खातिरदारी करती हो? अपनी कमाई से एक पैसा भी वो न तो भैया को देती है और न ही माँ को घर खर्चे के लिए। सरिता समझ गई थी कि आज पतिदेव का मूड बहुत खराब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पवन को हमारे देवरानी जेठानी के इस प्यार से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वो जो कुछ करती है अपनी खुशी से करती है।
भाभी उससे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवाती है। वैसे भी वो नौकरी करती है और वो घर पर बस बैठी रहती है। अगर ऐसे में वो घर संभाल ले तो बुराई ही क्या है। लेकिन अभी पवन को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। सोचते हुए उसने पवन से कहा, देखो जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप आप भी सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है। कहते हुए वो एक तरफ मुंह करके सो गई। तो पवन सोचने लगा कि पता नहीं रवीना भाभी ने सरिता को क्या घोलकर पिला दिया है, जो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। जब भी वो पत्नी को समझाने की कोशिश करता तो हर बार सरिता का यही रवैया होता है। वो अपनी भाभी को अच्छी तरह से जानता था कि वो केवल सरिता के भोलेपन का फ़ायदा उठा रही है। जिसे सरिता का उनका प्यार समझ रही है, वो सिर्फ उसका ढोंग है। कुछ महीने पहले जब सरिता और पवन की शादी हुई तो रवीना बहुत नाराज़ हुई थी। उसे हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाली नौकरी व पैसे अपने स्टेटस में मैच करती हुई देवरानी चाहिए थी, जो कि उसके साथ मिलकर रोज़ सास के साथ झगड़ा करती। पर पवन ने अपने लिए सरिता को जीवन साथी के रूप में चुना तो उसे बहुत जलन हुई। सरिता MS पास थी और घर गृहस्थी में निपुण थी। उसने आते ही सबका दिल जीत लिया था। सरिता के आते ही बड़ी चालाकी से रवीना ने काम लिया और मीठी मीठी बातें करके सरिता को अपना बना लिया। कुछ दिन तो उसने सुबह सरिता के साथ मिलकर नाश्ता बनाने का उपक्रम किया, फिर से कहते हुए नाश्ता बनाने से छुटकारा ले लिया कि सरिता, मेरे हाथों में ना तो तुम्हारे जैसे स्वाद है और ना ही सुबह मुझे समय मिलता है। रोज़ लेट हो जाती हूँ और बॉस की डांट खानी पड़ती है। वो अलग, इसलिए प्लीज़ क्या तुम सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी संभाल लोगी। तो सरिता ने भी खुशी खुशी हाँ भर दी और उसी दिन के बाद सबका लंच बनाना और नाश्ता सरिता के ऊपर आ गया। शाम को भी रवीना थकान का बहाना लेकर रसोई से गायब हो जाती। जहाँ पहले एक सब्जी भी रवीना ऐसे एहसान के साथ बनाती थी, अब उन्हें खाने को 3-4 सब्जियां चाहिए होती। खाने में रोज़ नई नई फरमाइश करने से बाज नहीं आती। बहुत फ़ायदा उठा रही थी। अब वो सरिता के सीधेपन का, जब तक सरिता नहीं थी, साफ सफाई के लिए भी काम वाली आती थी। पर रवीना ने बड़ी चालाकी से उसे भी हटा दिया कि सरिता ये काम वाली सिर्फ पैसे लेती है, काम धाम तो कुछ करती नहीं। जब से तुम आई हो पूरा घर चमचमा गया है। अगर मैं तो तुम्हारी जैसी मेहनती होती ना तो अपना काम खुद ही करती। काम वाली को तो घर में घुसने भी न देती। पर क्या करूँ, नौकरी और घर साथ साथ संभालना नहीं जाता न। फिर क्या था। अपनी बड़ाई सुनकर सरिता ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और काम वाली को हटा दिया। ये देखकर सरिता की सास बिमला जी ने उसे दबी आवाज़ में समझाया भी था कि बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी से अगर घर के सारे काम का बोझ खुद पर ले लोगी ना तो बड़ी बहू की आदत खराब हो जाएगी। फिर अगर तुम चाहोगी ना तो भी वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। पर सरिता ने भी सास की बात नहीं मानी और कह दिया कि माँ जी, मुझे उनकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। यहाँ काम की कितना होता है, गांव में तो सारे दिन बस लगे रहो, पर यहाँ तो करने को कुछ है ही नहीं। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तो सास ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। पहली बात, सरिता खुद अपनी खुशी से ये काम कर रही थी और दूसरा, दोनों बहुओं में मेल मिलाप हो गया था, तो उन्होंने इस मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप ही नहीं किया। अगले दिन जब रवीना ऑफिस से लौटी तो सास अपनी सहेली शिवानी को भी लेकर आई थी। सरिता को देखते ही शिवानी ने उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तो सरिता ने हंसकर कहा, प्लीज़ दीदी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो रवीना दीदी का बड़कपन है जो वो मेरी इतनी तारीफ़ करती है। तभी औपचारिकता पूरी करने के लिए रवीना रसोई में आई और बोली, सरिता, कुछ सहायता चाहिए तो बताओ।
नहीं दीदी, सब तैयार है। आप बस अपनी सहेली के साथ रहिए। जैसे ही भैया और पवन जी आएंगे मैं खाना लगा दूंगी। तो सरिता शिवानी को लेकर छत पर आ गई तो पीछे से उसका फ़ोन बजने लगा। सरिता ने सोचा शायद कोई ज़रूरी फ़ोन होगा, दीदी को दे ही आती हूँ। वो छत पर पहुंची तो उसके कानों में शिवानी की आवाज़ पड़ी। वाह यार रवीना, तूने तो कमाल कर दिया। आजकल बॉस भी तेरी फरमाइश परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। सुनने में आया है कि शायद जल्दी ही तेरा प्रमोशन होने वाला है। ये सुनते ही रवीना खुशी से झूम उठी। क्या सच कह रही हो? हाँ यार, सुना तो है, पर ये मत भूल, इसमें तेरी गवार देवरानी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या यार, इसका नाम ले दिया तूने, सारा मूड ही खराब कर दिया। रवीना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो उसकी सहेली शिवानी बोली, वो बेचारी तेरे लिए वहाँ रसोई में पसीना बहा रही है और तुम उसे अपनी सफलता का थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं देना चाहती। अरे, और कुछ नहीं तो कम से कम बेचारी के लिए कोई सस्ती सी साड़ी ही गिफ्ट कर दो। तो रवीना हंसने हुए बोली, हाँ यार, ये तूने बिल्कुल उसके स्टैंड की बात कही है। देखना, एक साड़ी में ही वो कितनी खुश हो जाएगी। सच कहूँ तो सोचा नहीं था कि मेरी गंवार देवरानी इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी। तभी शिवानी बोली, अरे तुझे क्या करना है, उसे समझदार बनाकर तुझे तो पूरा फ़ायदा मिल रहा है उसके बेवकूफ़ होने का। नहीं तो आज के समय में कौन किसी के लिए इतना करता है। मेरी भी जेठानी है, मजाल है जो मेरे लिए कुछ कर दे, और वो तो तेरा कितना सहयोग कर रही है। आते ही सारा घर संभाल लिया उसने, और उसी के कारण अब तू समय से पहले ऑफिस पहुंचकर बॉस की नज़रों में स्टार बन गई है। ये सुनकर सरिता वापस लौट आई। आज उसकी आंखों में आंसू थे। सोचने लगी कि इसका मतलब पवन जी सही कहते थे, रवीना दीदी का ये प्यार सिर्फ दिखावा है। मैं उनके लिए जो प्यार से करती हूँ उन्हें वो गंवारपन नज़र आता है। ठीक है तो दीदी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गंवार क्या क्या कर सकती है। सोचते हुए सरिता ने अपने आंसू पोछे और किसी को इस बात का कुछ अनुभव नहीं होने दिया। अगले दिन रवीना जब ऑफिस से आई तो बोली, सरिता जल्दी से खाना लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो सरिता मुस्कुराते हुए उनके सामने खिचड़ी लाकर रख दी। रवीना ने खिचड़ी को देखकर बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, खिचड़ी कुछ और नहीं बनाया तुमने? तो सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आज समय नहीं मिला, बहुत व्यस्त थी, मैं पैकिंग कर रही हूँ। क्या पैकिंग कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? रवीना ने उसे सवाल लिया निगाहों से पूछा। तो सरिता ने कहा, हाँ दीदी, 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। ये सुनते ही रवीना हैरान होती हुई बोली, क्या 1 महीने के लिए? अरे इतने इतने दिन तक कौन मायके जाता है? और फिर अगर तुम चली गई तो यहाँ कौन संभालेगा? तभी सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सब संभालने के लिए आप है ना दीदी, फिर मुझे कैसी चिंता। नहीं नहीं सरिता, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम इतने दिन के लिए मायके नहीं जा सकती हो, मेरे बस की बात नहीं है इतना सारा काम संभालना। दीदी मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रही, बता रही हूँ कि मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ और आपको ही घर संभालना होगा। ये सुनते ही रवीना लगभग विनती करते हुए बोली, प्लीज़ सरिता, अभी तुम कुछ दिनों के लिए अपना जाना रोको, ऑफिस में बहुत ज़रूरी असाइनमेंट आया है। अगर वो समय पर पूरा नहीं हुआ तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। दीदी मेरा जाना तो पक्का है, आप अपना कुछ और इंतजाम करो। वैसे भी नौकरी आपकी है तो रास्ता भी आपको ही तलाशना होगा। मैं कब तक आपकी सहायता करती रहूँगी, मेरी भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, सरिता ने कहा। तो रवीना गुस्से से बोली, तुम समझती क्या हो खुद को, गंवार कहीं की? तुम्हें प्रमोशन का मतलब भी पता है? कितनी मुश्किल से ही ये समय आता है, और मैं इस चूल्हे चौके के लिए इतना अच्छा अवसर गंवा दूँ? उन दोनों की बहसबाजी सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए।
तभी रवीना ने कहा, देखिए माँ जी, इसे अभी मायके जाना है जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी बिमला जी ने कहा, बहू, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरी है, और तुम्हारी ज़रूरत पर छोटी बहू अपना जाना क्यों कैंसिल करे? तुम कौन सा उसे तनख्वाह लाकर देती हो? वो अपनी मर्जी का मालिक है। अच्छा होगा कि तुम बेकार की बातें छोड़कर ये सोचो कि इस 1 महीने में तुम घर और ऑफिस कैसे संभालोगी। तभी सरिता ने कहा, माँ जी, 1 महीने नहीं, अब हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। आप हमारा काम का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मायके से लौटने के बाद मैं भी नौकरी शुरू करूँगी, इसीलिए जा रही हूँ ताकि वहाँ अच्छा समय व्यतीत कर सकूँ। बाद में तो पता नहीं कब जाना होगा। सरिता की बात सुनकर रवीना ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम नौकरी करोगी? कौन देगा तुम जैसी गवार को नौकरी? दीदी कोई तो दे ही देगा। मुझे भी तो 5 लाख एक्स्ट्रा कमाने हैं। ये सुनकर रवीना भी हंसी थम गई और बोली, इसका मतलब उस दिन तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? गवार कहेगी, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। तभी सरिता ने कहा, दीदी, उस दिन अगर आपकी बातें सुनी तभी तो आपका ये मतलबी चेहरा मेरे सामने आया। आप वहाँ ऑफिस में आराम से एसी में बैठकर काम करती है, फिर भी हमेशा थकान का रोना रोती रहती है। मैं तो पूरा दिन पसीने में नहाती हूँ, फिर भी मेरे काम का कोई महत्व नहीं। क्या मुझे थकान नहीं होती? इसलिए अब सोच लिया है, किसी दूसरे के लिए काम करने से अच्छा है मैं वो काम करूं जिससे मुझे पैसों और इज्जत दोनों मिले। रवीना उसकी बात सुनकर गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ करती रही। तभी पवन ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखा सरिता, मैं तुमसे कहता था ना कि भाभी केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अच्छा हुआ जो आज तुम्हारी आंखें खुल गई। तो सरिता भी मुस्कुराते हुए बोली कि अगर उस दिन मैंने भाभी की बातें न सुनी होती तो पता नहीं कब तक उनकी चाकरी में ऐसे ही लगी रहती। तभी बिमला जी ने कहा, बहू, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी, लेकिन तूने ही मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने भी सोचा कि चलो अपनी मर्जी से कर रही है तो मैं क्यों बीच में दखल अंदाजी करूं। लेकिन अच्छा हुआ समय रहते तुझे पता चल गया। कल से मैं आप दोनों के काम का बंटवारा कर दूंगी। कहते हुए विमला जी भी अपने कमरे में चली गई और अगले दिन से ही दोनों के काम का बंटवारा कर दिया। तो दोस्तों, सरिता ने अपने लिए आवाज़ उठाकर सही किया या गलत कमेंट करके ज़रूर बताना।